हरे भरे पहाड़ों और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था अमृतपुर गांव। नदी के बहते पानी की तरह ही यहाँ जिंदगी भी शांत और सरल थी। किसान खेतों में काम करते, उनकी हंसी की गूंज दूर तक सुनाई देती। बच्चे तारों भरे आसमान के नीचे जुगनू पकड़ते। ये एक साधारण जिंदगी थी, दुनिया की भागम भाग से दूर। एक ऐसी जिंदगी जहां किंवदंतियां जन्म लेती थीं। वीरबल, लोग उन्हें यही नाम से बुलाते थे। एक ऐसा नाम जो साहस और ताकत की गूंज लिए हुए था। वो अमृतपुर के रक्षक थे। उनके नायक अपने शक्तिशाली घोड़े राजा पर सवार होकर। राजा, एक शानदार काला घोड़ा जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं, उतना ही प्रसिद्ध था जितना उसका मालिक। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनका रिश्ता वफादारी और साहस से बना था। उनकी आत्माएं नियति के धागों की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। एक रात आसमान में लाल रंग का चांद छाया हुआ था। कुत्ते भौंक रहे थे। उनकी दर्द भरी आवाजें आने वाले खतरे का एहसास करा रही थीं। लुटेरों का एक झुंड अमृतपुर पर टूट पड़ा। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उनके दिल स्याह और बेरहम थे। वीरबल हमेशा की तरह रक्षक बनकर उनका सामना करने निकल पड़े। राजा के खुरों की आवाज खौफनाक सन्नाटे में गूंज रही थी। लड़ाई भयंकर थी, तलवारों की चमक और बहादुर दिलों का तूफान। वीरबल और राजा बदला लेने वाली आत्माओं की तरह लड़े। उनका साहस अंधेरे के खिलाफ एक मिसाल बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सुबह हुई, युद्ध के मैदान पर सन्नाटा छा गया। वीरबल शांत पड़े थे। उनका बहादुर दिल धड़कना बंद कर चुका था। राजा उनके बगल में अपने दुख का इजहार आसमान की तरफ कर रहा था। भाग 5। द फैंटम स्टीड। अमृतपुर में जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन उस नुकसान ने एक गहरा साया छोड़ दिया था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। देर रात घर लौटने वाले किसानों ने एक काले घोड़े को खेतों में भागते हुए देखा। उसकी अय्याल हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने पत्थरों वाली गलियों में घोड़े के खुरों की आवाज सुनी, हमेशा एक भयानक, दर्द भरी हिनहिनाहट के साथ। भाग 6। डर का शैडो। डर एक कफन की तरह अमृतपुर को अपनी चपेट में ले लिया। माता पिता सूर्यास्त से पहले ही अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक समय पर जो गांव जिंदगी से भरपूर था, जहां हवा में हंसी नाचती थी, अब दहशत की चपेट में था। अपने नायक और रात में घूमने वाले उस भूतिया घोड़े की यादों से डरा हुआ। भाग 7। गांव के मुखिया की बात। यह कहानी है उस समय की जब गांव में अंधेरा छा गया था और लोग भयभीत थे। ऋषि दादा, जिनकी आंखों ने कई मौसम देखे थे और अनुभवों से भरी थीं, ने अपने गांव में बढ़ते डर को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्हें वीरबल की निस्वार्थ बहादुरी, राजा की अटूट वफादारी याद थी। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब गांव के लोग एकजुट होकर हर मुश्किल का सामना करते थे। वो जानते थे कि उनकी आत्माएं कर्तव्य और प्यार से बंधी हुई शांति नहीं पा सकती। उन्होंने महसूस किया कि गांव को फिर से एकजुट करने की जरूरत है।
उन्होंने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया। गांव के हर कोने से लोग आए। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। हम उनके बलिदान को भूल गए हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ईगसिगा एस्टी भावुकता से कांप रही थी। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कैसे उनके पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमने डर को उनकी यादों पर हावी होने दिया है। हमें फिर से साहस और एकता की भावना को जगाना होगा। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि उन्हें अपने डर का सामना करना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। भाग 8, मशालों का प्रोसेशन। उस रात जब बारिश के बाद आसमान साफ हो गया था, ग्रामीण, जिनके चेहरे पर डर और श्रद्धा का मिश्रण था, गांव के किनारे पर पहुंचे। वे अपने साथ गेंदे की मालाएं ले जा रहे थे। उनके चटकीले रंग उदास माहौल के विपरीत थे। उनके हाथों में तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे, जो आने वाले अंधेरे में परछाइयां बना रहे थे। भाग 9, शांति की तलाश। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब जीवन सरल था, लेकिन भावनाएं गहरी थीं। वे उस जगह रुक गए जहां वीरबल और राजा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। यह स्थान अब भी उनकी यादों से भरा हुआ था, जैसे समय ने यहां ठहराव ले लिया हो। गीली मिट्टी और गेंदे की खुशबू से भरी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह ऊर्जा मानो उन पुरानी कहानियों और बलिदानों की गवाह थी जो इस भूमि पर घटित हुई थीं। एक एक करके उन्होंने अपनी भेंट अर्पित की। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनके दिलों में श्रद्धा की गूंज थी। हर भेंट के साथ वे अपने पूर्वजों को सम्मानित कर रहे थे। उनके दिल अश्रुओं से भरे हुए थे। ऐसा कि बेटा बैसी बेके, ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उन यादों के भी थे जो इस स्थान से जुड़ी थीं। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, भीड़ से एक सामूहिक हांफने की आवाज आई। यह आवाज मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। जिस जगह पर प्रसाद रखा गया था, वहां से एक हल्की अलौकिक चमक निकली जो सबको चकित कर गई। यह चमक मानो किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद थी। और फिर जितनी जल्दी यह दिखाई दी, उतनी जल्दी गायब हो गई। यशकरा के साथ थी। यह घटना सबके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई, मानो यह स्थान अब भी उन पुरानी आत्माओं की उपस्थिति से भरा हुआ हो। भाग 10, हवा में विरासत। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक समय की बात है जब अमृतपुर गांव में एक भयानक तूफान आया था। उस रात गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और हवा की आवाजें जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानियां सुना रही थीं। भूतिया घोड़ा फिर कभी नहीं दिखाई दिया। वह घोड़ा जो वीरबल का साथी था, अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह घोड़ा वीरबल की आत्मा के साथ ही चला गया। अमृतपुर फिर से सांस ले सका। तूफान के बाद गांव में एक नई सुबह आई। सूरज की किरणें गांव के हर कोने को रोशन कर रही थीं और लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। वीरबल और राजा, ग्रामीणों द्वारा उनकी याद में किए गए कृत्य से उनकी आत्माओं को शांति मिली। गांव के लोग हर साल एक समारोह आयोजित करते हैं जिसमें आहति थे, जिसमें वे वीरबल और उसके घोड़े को याद करते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि तूफानी रातों में जब हवा की गति तेज हो जाती है और गांव में अंधेरा छा जाता है, जब हवा बांस के झुरमुटों से होकर गुजरती है, जैसे कोई दर्द भरी आवाज हो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही हो। तो कोई अभी भी खुरों की धीमी गूंज सुन सकता है,
जो वीरबल के घोड़े की आवाज है। यह आवाज गांव के लोगों को याद दिलाती है कि वीरबल और उसका घोड़ा हमेशा उनके साथ है, जो बहादुर योद्धा और उसके वफादार घोड़े की स्थायी कहानी का प्रमाण है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार सुनने पर ऐसा लगता है जैसे वीरबल और उसका घोड़ा फिर से जीवित हो उठे हों। इसी साबा से है।